आखिर हम हाउसवाइफ का भी आत्मसम्मान होता है। पूनम जी काफी दिनों से नोट कर रही थी कि उनके बेटे रोहन और बहू आकांक्षा के बीच किसी न किसी बात पर खटपट चलती ही रहती थी। आज भी उनके बेटे और बहू के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाजें आ रही थी। वो आज के जमाने की सास थी, तो उसे बहू और बेटे के कमरे के पास जाकर उनकी बातें सुनना ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि कल सुबह जब बेटा ऑफिस चला जाएगा तब मैं बहू से अकेले में बात करूंगी कि आखिर उनकी शादी को अभी 2.5 साल हुए हैं, 3 महीने की बेटी भी है रिया, और ऐसा क्या हुआ है कि दोनों ही मुझे ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। पूनम जी एक समझदार औरत थी। उन्होंने सोचा कि अगर इस बारे में मैं अपने बेटे से बात करूंगी तो बहू को लगेगा कि माँ अपने बेटे की तरफदारी कर रही है। उन्हें सबसे पहले बहू से ही बात करना ठीक लगा। वो चुपचाप रसोई से जो सामान उठाने आई थी वो सामान उठाकर अपने कमरे में चली गई, मगर बेटे और बहू के कमरे से आवाजें लगातार ही आ रही थी। रात तो उन्होंने इसी इंतजार में निकाल दी कि सुबह होगी तो बहू का मूड देखकर मैं उससे बात करूंगी। रात को उन्होंने अपने पति कैलाश जी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। रात निकल गई। सुबह उन्होंने देखा कि बेटा बिना लंच लिए ही ऑफिस के लिए निकल गया। साफ साफ रोहन के चेहरे से लग रहा था कि उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मामला जानना चाहती थी कि आखिर किस बात पर उन दोनों में फिर से बहस हुई है और आखिर गलती है किसकी, आखिर चल क्या रहा है उन दोनों के बीच। उन्होंने बहू के नाश्ता करने का इंतजार किया। बहू चुपचाप रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। माँ जी, आप टेबल पर बैठिए और पापा जी को भी बुला लीजिए, मैं आप दोनों का ही नाश्ता लेकर आ रही हूँ। तो पूनम जी ने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, आकांक्षा बेटा, अपना नाश्ता भी साथ ही ले आना। आज हम तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। तो आकांक्षा ने कहा, माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद ब खुद नाश्ता ले लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं आप दोनों का नाश्ता लगा देती हूँ, आप प्लीज टेबल पर आ जाइए। पूनम जी ने अपने पति को आवाज देते हुए कहा कि बहू ने नाश्ता लगा दिया है, आप आकर कर लीजिए। नाश्ते के बाद कैलाश जी भी आराम करने थोड़ी देर अपने कमरे में चले गए। पूनम जी को ये सही मौका लगा और वो अपनी बहू के कमरे में चली गई। लेकिन कमरे का मंजर देखकर वो हैरान रह गई कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और एक बड़ी अटैची बेड पर खुली पड़ी है और आकांक्षा अलमारी से सारे कपड़े निकालकर उस अटैची में डाल रही है। पूनम जी ने हैरान होते हुए कहा, बहू, कल तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की आपसी बहस की आवाजें आ रही थी और ऐसा पिछले कुछ महीनों से हो रहा है। रोहन से मुझे पूछना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम दोनों की शादी को, और अभी तो बच्ची भी तुम्हारी छोटी है। ऐसा ही हाल रहा तो कल को जब वो बड़ी होगी तो तुम दोनों को ऐसे रोज रोज लड़ते झगड़ते हुए देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तब आकांक्षा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या आपको सब मेरी ही गलती लगती है? आप ही बताइए माँ जी, क्या मैं सारा दिन घर में कुछ नहीं करती? रिया के होने के बाद उसकी देखभाल के लिए मैंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे अपनी जॉब से ज्यादा वो जरूरी लगी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैंने अपने करियर को नहीं बल्कि अपनी बेटी को प्रायोरिटी दी। जॉब छोड़ने के बाद तो जैसे रोहन को मैं फालतू ही लगने लग गई। उसे लगता है कि मैं घर पर रहकर सारा दिन ना रिया की देखभाल अच्छे से कर पाती हूँ और ना ही मैं रोहन का कोई काम ठीक से कर पाती हूँ। हर छोटी छोटी बात पर
वो मुझे बातें सुनाते हैं। आप भी तो एक औरत है ना माँ जी, आप ही बताइए, क्या जो औरतें नौकरी नहीं करती, क्या उनके लिए घर में कोई काम नहीं होता? क्या वो सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हैं? माँ जी, जो औरत कमाने नहीं जाती है, क्या उसका कोई अपना वजूद नहीं होता? क्या कोई भी उनका किसी भी बात पर अपमान कर सकता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है? माँ, मैंने नौकरी आराम करने के लिए नहीं छोड़ी है, इस घर के लिए, रिया के लिए और आप लोगों के लिए छोड़ी है। तो पूनम जी ने आकांक्षा से कहा कि वो सब तो ठीक है बेटा, मगर इस मामले को हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन तुम ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो? तो आकांक्षा ने भरी आंखों से कहा, माँ, सुबह जब मैंने रोहन से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना तो मैं चली जाती हूँ मायके, तो रोहन ने भी तपाक से कह दिया कि हाँ हाँ जाओ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी अब तो तुम्हें देखने तक का भी मन नहीं करता। जब देखो तुमसे मसालों की महक ही आती रहती है, जब देखो या तो रसोई में ही लगी रहती हो या रिया के साथ। माँ जी, आप ही बताइए ना, आप भी तो एक औरत हैं, क्या पिताजी ने कभी आपसे ये कहा जब आप रोहन को अपना वक्त दिया करती थी कि आपको उन्हें देखने का मन नहीं करता, आपसे मसालों की महक आती है? एक माँ जब अपने बच्चों को संभाले और जब सबके लिए खाना बनाए, तब तो बेटी को बहुत अभिमान होता है कि मेरी माँ घर का सारा काम करती है। लेकिन वहीं जब एक बीवी उसी घर, उसी रसोइयों और अपने बच्चे में उलझी रहती है, तो उससे मसालों की महक आती है। माँ जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, इन्होंने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। आकांक्षा ने कैब बुक की, अटैची उठाई और रिया को उठाया और टैक्सी में बैठकर अपने मायके रवाना हो गई। सास समझ पा रही थी कि गलती तो उसके बेटे की ही है। जब तक बहू कमा रही थी, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, तब तक तो वो जब भी उससे बात करता था तो सोच समझकर करता था, उसकी केयर करता था। लेकिन जब से बहू ने कमाना छोड़ा है, अपने बेटे का बदला हुआ बर्ताव तो वो भी काफी महीनों से देख रही थी, तो उसने भी आकांक्षा को रोका नहीं। रात को जब रोहन घर आया और आते ही आवाज लगाई, आकांक्षा, आज बहुत थक गया हूँ, एक गिलास ठंडा पानी दे दो और डिनर आज मैं कमरे में ही करूँगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, डिनर तो तुझे ड्राइंग रूम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे लिए खाना लेकर ऊपर कमरे में आऊं। क्यों माँ, आप क्यों लेकर आओगी खाना? आकांक्षा कहाँ है? बस फिर कोई ना कोई बीमारी का बहाना बना ही लिया होगा। या तो उसका सर दुख रहा होगा, या उसकी कमर दुख रही होगी, या फिर रिया को गोद में उठाकर बैठी होगी। रोहन चिढ़ते हुए बोला, नहीं बेटा, आकांक्षा अपने मायके चली गई, कहकर गई है कि तूने ही उसे कहा है कि अब तुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो कहकर गई है कि जहां मेरी जरूरत ही नहीं है वहां मैं रुककर करूंगी भी क्या। तो बेटा, आप फटाफट से हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाओ, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक तो मैं भी तेरे लिए रुक नहीं पाऊंगी। मेरे दवाई खाने का वक्त हो जाता है, फिर उसके बाद मुझे नींद आने लगती है। तू जल्दी से नीचे आ जा। ये कहकर माँ रसोई में चली गई। आकांक्षा के मायके जाने से रोहन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस वो याद कर रहा था तो अपनी बेटी रिया को, जिसके साथ वो ऑफिस से आकर खेला करता था। रात तो जैसे तैसे निकल गई। सुबह ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो देखा कि माँ रसोई में है। वो माँ से नाश्ते के लिए कुछ नहीं कह पाया, लेकिन माँ को जैसे ही उसके आने की आहट सुनाई दी तो माँ ने कहा, रोहन, मैंने तेरा नाश्ता बना दिया है, तू टेबल पर बैठ, मैं लगा देती हूँ। आज रोहन का पराठे खाने का मन नहीं था, क्योंकि माँ के पैरों में दर्द रहता था, इसीलिए वो कुछ और बनाने के लिए कह ही नहीं पाया। चुपचाप उसने एक पराठा खाया और जाने ही लगा था कि माँ ने फिर से उसे आवाज लगाई, बेटा अपना टिफिन तो ले जा। तो उसने माँ से कहा,
कि आपको सुबह इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ही कुछ खा लेता। लेकिन माँ ने टिफिन टेबल पर रख दिया। रोहन चुपचाप टिफिन उठाकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में जब लंच करने के लिए उसने टिफिन खोला तो उसने देखा कि माँ ने सब्जी, रोटी और दही रखी है। रोहन ने ऐसा टिफिन अपनी शादी के बाद पहली बार देखा था, क्योंकि जब से उसकी आकांक्षा के साथ शादी हुई थी, भले ही आकांक्षा भी नौकरी करती थी, लेकिन उसके टिफिन में उसे एक सब्जी कभी नहीं मिलती थी। 2 सब्जियां, चपाती, सलाद, रायता और साथ में मीठा वो जरूर रखा करती थी। खैर चलो, माँ की भी उम्र हो गई है, इतना काम अब उनसे नहीं होता, ये भी ठीक है, कहकर उसने अपना लंच खत्म किया और वो अपने काम में लग गया। शाम को जब वो घर आया तो उसे भूख नहीं थी, लेकिन उसे कल की कही अपनी माँ की बात याद आई कि बेटा, खाने में ज्यादा देर मत करना, टाइम से खा लो, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी होती है और फिर मुझे नींद आती है। उसने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले, घड़ी में टाइम देखा तो 7:45 बज रहे थे। उसे आज बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी बेमन से वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। माँ ने उसके लिए खाना लगाया। उसने बहुत ही बेमन से खाया, क्योंकि खाने की इच्छा तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, मगर वो कुछ कह नहीं पाया। उसने चुपचाप खाना खाया, अपने बर्तन रसोई में रखे और चला गया अपने कमरे में सोने। अब तो यही रूटीन, यही एक सब्जी के साथ टिफिन, और मन हो या ना हो उसे 8 बजे खाना खाना ही पड़ता था। अब उसे इस रूटीन से कोफ्त होने लगी थी। वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। अब उसे आकांक्षा की कई बातें याद आ रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, फिर भी तुम्हें कदर नहीं है। उसे वो पल याद आने लगे कि आकांक्षा उससे रात में ही पूछ लिया करती थी कि आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे। वो रोज कुछ ना कुछ नई फरमाइश करता और आकांक्षा उसे नाश्ते में वही बनाकर देती थी। दोपहर में जब वो अपना लंच बॉक्स खोलता तो रोज अलग अलग तरह का बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसे खाने को मिलता था। और शाम को जब वो ऑफिस से घर आता था, अगर उसे भूख नहीं होती थी तो आकांक्षा उसका इंतजार करती थी। कभी कभी तो वो ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता था कि 11, साढ़े 11 बजे तक भी आकांक्षा उसके लिए खाने के इंतजार में बैठी रहती थी। और जब उसे भूख लगती थी, वो तभी उसके लिए गर्मा गर्म खाना परोस के कमरे में ही ले आती थी। वो कितनी ही फरमाइश करता था आकांक्षा से, लेकिन उसने कभी उससे शिकायत नहीं की। ऑफिस से आने के बाद वो उसे न जाने कितनी बार उसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम बोलता ही रहता था। वो बेचारी बच्चे को संभालते संभालते कितनी बार सीढ़ियां ऊपर नीचे होती रहती थी, तब भी आकांक्षा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। कितना मुश्किल होता है ना, घर में रहकर परिवार को भी संभालना, छोटी बच्ची को भी संभालना, और उसके बावजूद भी वो मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी। लेकिन अगर वो कुछ भूल जाती थी तो मैं अगला पिछला सब कुछ भूलकर उसे गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया करता था। वो मुझसे कहती रहती थी कि रोहन, तुम वो भी तो देखा करो जो मैं तुम्हारे लिए, रिया और तुम्हारे परिवार के लिए करती हूँ। तुम इतनी अपमानजनक बातें करते हो तो मेरा मन बहुत दुखता है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं उसे बेइज्जत कर दिया करता था। कितना गलत था मैं, जिसे अपनी माँ की तकलीफ तो नजर आई, मगर अपनी पत्नी की तकलीफ मैं कभी समझ ही नहीं पाया। यही सब सोच सोच कर वो खुद से शर्मिंदा हुआ जा रहा था। और सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा था तो माँ ने आवाज लगाई, रोहन बेटा, नाश्ता तो कर ले, और ये तेरा टिफिन। तो उसने माँ से कहा कि माँ, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं, और आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो माँ ने हैरानी से पूछा, तो फिर तू तैयार होकर कहाँ जा रहा है? माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आकांक्षा को लेने जा रहा हूँ, उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। वो सही कहती थी माँ कि जब मैं नहीं होंगी तब मेरी कदर तुम्हें पता चलेगी। माँ, मैं उसकी कदर समझ चुका हूँ, बल्कि हर औरत की कदर समझ चुका हूँ कि वो किस तरह से खुद का वजूद भुलाकर
अपने पति, अपने परिवार, अपने ससुराल वालों और अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है, और एक मैं हूं जो उसे कभी समझ ही नहीं पाया। माँ से ये सब कहकर रोहन निकल पड़ा आकांक्षा को लेने। माँ ने आकांक्षा को फोन मिलाया और आकांक्षा से कहा, आकांक्षा बेटा, रोहन आ रहा है तुझे लेने। बेटा, तेरे घर छोड़कर जाने का मुझे बहुत दुख था, लेकिन अगर तुझे रोक लेती तो शायद रोहन को ना बदल पाती। और वह रो पड़ी। तो आकांक्षा ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हैं? तो पूनम जी बोली, आकांक्षा, जब एक औरत होकर और एक पत्नी के रूप में मैं अपने पति से मान सम्मान की उम्मीद करती हूँ और ये आस रखती हूँ कि वो मेरा सम्मान करे, ससुराल के लिए किए गए मेरे त्याग को समझे, मेरी केयर करे, तो मैं तुम्हारा अपमान कैसे सहन कर सकती थी? आकांक्षा बेटा, मैं भी एक माँ हूँ और माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। आज मैंने रोहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे थे और उसके चेहरे पर तुम्हारा अपमान करने की शर्मिंदगी को देखा था, महसूस किया था, और तुम्हें लेकर वापस लाने की खुशी भी मैंने उसके चेहरे पर देखी थी। मेरा रोहन सच में बदल गया है और तुमसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बेटे को एक मौका जरूर दोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी भी हो। ये कहकर पूनम जी ने फोन रख दिया। तो दोस्तों, क्या आकांक्षा का अपने पति के बर्ताव के कारण अपने मायके चले जाना क्या सही था? क्या आकांक्षा की सास ने आकांक्षा को उसके मायके जाने से नहीं रोका? क्या ये फैसला सही था? क्या आकांक्षा के पति रोहन ने उसके साथ नौकरी छोड़ने के बाद जो बर्ताव किया, क्या वो सही था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।